हम लोगों ने लीडर ऑफ हाउस की बात कर ली थी, ऑपोजिशन लीडर की बात कर ली थी, व्हिप की बात कर ली थी, प्रोटेम स्पीकर की बात कर ली थी, सारी बातें हो गई थी। प्रोरोगेशन की बात हो गई थी, समन, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइंड है, प्रोरोगेशन ये भी बात हो गई थी, याद हुआ था? ज़्यादा पेट क्वेश्चन है इसमें से कि डिसॉल्व होने के बाद बिल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार मेंशन है कि अगर हाउस जो है डिसॉल्व हो जाता है तो बिल पे क्या होगा? ठीक है, एक तो हाउस डिसॉल्व हो 2 हो सकता है, एक तो 5 साल का एक्सपायर हो जाए टर्म, 5 साल हो जाए, तो एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा जो होता है, वो ये होता है कि भई आपका जो है अ, रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट ने, सरकार गिर गई, कुछ भी वजह हो सकती है, तो यानी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया। अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया तो बिलों का क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू द लैप्सिंग ऑफ द बिल, इट फॉलोज़ देखो सारे बिल, ऑल द बिल ये फॉलो करिएगा। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, ठीक है? एक बिल जो पेंडिंग है लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है, वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है? व्हेयरएज़ वेदर ओरिजिनेटेड इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा, चाहे राज्यसभा ने इसको भेजा हो, चाहे वो खुद वो लोकसभा में इसको ओरिजिनेट किया गया हो, बिल अगर पेंडिंग है लोकसभा के अंदर तो लैप्स कर जाएगा, ठीक? ये पहला बिल जो लैप्स करेगा अगर डिसोल्यूशन होता है। याद हो गया ये? लैप्स मतलब हाँ, अब अगर उस बिल को पास करवाना है तो उसको फिर पास करवाने का मतलब उसको पास करवाने का एक मतलब नए सिरे से सारा इंतज़ाम होगा। लैप्स करने का मतलब जिन लोगों को अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है, जैसे मेरे घर में मेरी वाइफ़ है, उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है, लैप्स का मतलब नहीं जानती होगी, मुझे पता है। तो उसको बता दे रहा हूँ मैं कि लैप्स मतलब क्या होता है कि बिल का खत्म हो जाना, ठीक है? यानी बिल जो है वो अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो बिल जो है वो खत्म हो गया, ठीक? अब नया बिल होगा, ठीक है? तो जैसे कोई बिल जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, ध्यान दो इधर, ठीक है? लोकसभा जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया था ना, कहाँ पहुँची हुई है? सेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जो डिसॉल्यूशन वाला है, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो डिसॉल्व होने में क्या होता है कि बिल कौन-कौन से लैप्स हो जाते हैं या क कौन से यानी खत्म हो गए बिल। अब यानी वहाँ पे जो काम हो रहा था वो काम लैप्स कर गया, खत्म हो गया, अब नहीं वो काम होगा। तो अब नया सिरे से बिल पास करना होगा, तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि बिल जो है जितने भी बिल पेंडिंग होंगे यानी पास नहीं हो पाए लोकसभा में, चाहे वो लोकसभा में पेंडिंग है, चाहे वो राज्यसभा से होते हुए आए हैं, दोनों केसेस में यानी ट्रांसमिट किए गए हैं फ्रॉम राज्यसभा, दोनों केसेस में बिल जो है वो क्या हो जाएगा भाई? लैप्स कर जाएगा। ठीक? ये बात याद रह जाएँगे? हो जाएगा कि पेंडिंग है तो लैप्स कर जाएगा। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स, अगर बिल लोकसभा ने पास किया है, लेकिन राज्यसभा साहब ने पास नहीं किया इसको, यानी लोकसभा ने तो पास कर दिया, बट राज्यसभा ने पास नहीं किया है, ठीक है ना? बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स, ये बिल भी लैप्स हो जाएगा क्योंकि नई जो लोकसभा आएगी हो सकता है उसको ना माने, ठीक है? A bill is not passed by two houses due to the disagreement, ठीक है? If the president has notified the holding of joint sitting before the dissolution, it does not lapse. अगर कोई बिल है वो डिसएग्री सभा ने में पास किया है ना राज्यसभा ने पास किया है, दोनों ने एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है? दोनों में, और इसलिए पास नहीं हो पाया है बिल, और प्रेसिडेंट ने जो लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले ज्वाइंट सिटिंग बुला ली है। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है? दोनों हाउसेस को मिला के, ठीक है? मुझे खिला देती हैं अपना है तो, ठीक है? अगर डिसोल्यूशन क्या होता है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग उसने डिसोल्यूशन से पहले बुला ली है तो ये बिल लैप्स नहीं करेगा, ठीक है? एक बिल जो पेंडिंग है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा ने भी उसको पास ही नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है, तो नई लोकसभा आएगी वो कंसीडर कर लेगी तो वो भी लैप्स नहीं करेगा, ठीक है? अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पड़ी हुई है, लैप्स नहीं होगी। अ बिल पास बाय a bill passed by both houses but written by the president for reconsideration of the house does not lapse, ये भी लैप्स नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कौन से बिल लैप्स होंगे कौन से नहीं होंगे, क्योंकि इसमें से क्या ऐसा दे देगा कि इफ लोकसभा डिसॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग बिल विल लैप्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल विल नॉट लैप्स, चूक नहीं। लैप्स का मतलब होता है, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से समझा करो, हमेशा वो सही नहीं करता बताता, लैप्स का मतलब होता है खत्म हो जाना,
यानी लैप्स हो जाना, मतलब अब उस पर कंटिन्यू काम नहीं होगा, ठीक है। बिल लैप्स होने का मतलब है कि अब वो बिल खत्म हो गया, एंड हो गया, उसका उस पर काम नहीं होगा, ठीक है, वहां से वो कहानी खत्म। कुछ ये समझी जाती है, उसकी हिंदी नहीं देखी जाती है, ठीक है। क्वारम मैंने बताया था, क्वारम क्या होता है, क्वारम मिनिमम स्ट्रेंथ होता है जिससे, जैसे अभी मान लो अभी हमारे पास बच्चे जो भी हैं उनका 1/10 ना आए, ठीक है, तो 1/10 ना आए, यानी जैसे मान लो अगर 30-40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 1/10 मतलब 3 बच्चे ना आए तो 3 बच्चे। इसी तरह से 550 स्ट्रेंथ है तो 55 बच्चे, 55 मतलब एम पीज अगर नहीं आते हैं तो जो है 55 से कम अगर हैं तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एडजस्ट कर सकता है हाउस को, बोल देगा भैया ऐसा है कि क्वारम नहीं है, हम क्लास नहीं कराएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब पार्लियामेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, ओके, सस्पेंड कर दे सकता है मीटिंग को, गेटिंग है। थर्ड पॉइंट, हाँ बताओ। देखो भाई ऐसा है कि एक बिल है जिसपे दोनों हाउस से डिसएग्री थे, इसलिए पास नहीं हो पाया, ठीक है, जैसे हो सकता है लोकसभा ने पास कर दिया हो लेकिन राज्यसभा ने पास ना किया हो, या राज्यसभा ने पास किया तो लोकसभा ने पास ना किया हो, यानी ऐसा है कि दोनों डिसएग्रीमेंट है, और जब डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर यहाँ पे ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुला लेता है। अगर डिसएग्रीमेंट की वजह से ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है, यानी प्रेसिडेंट ने बिल को क्या नाम है, मतलब ये डिसॉल्व होने से पहले, हाउस के डिसॉल्व होने से पहले, लोकसभा डिसॉल्व नहीं, उससे पहले प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सीटिंग बुला लिया उस बिल के लिए, तो बिल लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, वहीं से कंटिन्यू हो सकता है, ज्वाइंट सीटिंग में जो नई लोकसभा आएगी वो, राज्यसभा तो परमानेंट है ही है, राज्यसभा के साथ ज्वाइंट सीटिंग में बैठेगी और वो अगर पास कर देती तो पास हो जाएगा बिल, ठीक है, लैप्स नहीं करेगा, क्लियर, ओके। इसके बाद में देखें आप कि क्वारम, क्वारम मैंने बता दिया कि क्वारम मतलब जो है 1/10 को कहते हैं। वोटिंग इन द हाउस, देखो वोटिंग इन द हाउस का मतलब क्या है, जो कोई भी बिल, जैसे पहले ही मैंने बताया है कि अगर कोई भी बिल पास होगा, कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पे क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उनसे वोटिंग करवाया जाएगा कि कौन फेवर में है और कौन अगेंस्ट में है, यही तो होगा, है भाई। और उसमें जो ज़्यादातर बिल जो होगा, मतलब ज़्यादातर बिल जो होता है, ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, बहुत सारे बिल में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बहुत सारे बिल में जो है वो किसी भी मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजोरिटी चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी अलग अलग तरह से चाहिए होती है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। वोटिंग, अब वोटिंग में क्या होता है कि, और प्रेसाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट इंस्टेंट में कभी भी वोट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, वो पहली बार में वोट नहीं करेगा, वो हमेशा टाई, जब दोनों इक्वलिटी हो जाएगी वोट की, टाई हो रहा होगा तब वो वोट करेगा, ठीक है ना, ओके। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है, इसमें जब डिबेट होता है किसी चीज़ को तो वो लोग ए या नो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए मतलब यस, अगर फेवर में है तो ए बोलेंगे, AYE, ठीक है। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द डिबेट, जब कोई डिबेट कंक्लूजन पे पहुंचेगा, स्पीकर शैल पुट द क्वेश्चन, इनवाइट द टू इन द फेवर टू मेंशन ए और नो, चाहे ए बोलो चाहे नो बोलो, तो अगर किसी ने बोला आई थिंक ए, तो इसका मतलब स्पीकर सेड देन सेल देन से वो सारा देखेगा, ओपिनियन लेगा लोगों का, और उसको लगेगा आई थिंक द ए और नॉप्स या नोज, एज द केस में भी, जैसा होगा हैव इट। अब उसमें स्पीकर लास्ट में कह देगा कि हाँ, हाँ में ये सहमति आई है या नहीं में सहमति आई है, तो जो भी मतलब नहीं में मतलब रिजेक्शन हुआ है तो जैसा वो बोलेगा उसके हिसाब से, ठीक है, और वो 2 बार कहेगा कि हाँ या नहीं, 2 बार कहेगा, उसके बाद में जो है डिटरमाइन हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, 2 बार वो कहेगा, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हाँ में, तो मान लिया जाएगा कि हाँ में है ना, अगर उसने कहा कि कम, जैसे देखा कि कम है वोटिंग, कभी बार ऐसा होता है ना, हाथ खड़ा करके हाँ 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 कितने लोग हैं, तो वो ऐसे ही काउंट कर लेता है, देख लेता है कि मेजोरिटी ज़्यादा जो है वो हाँ कह रही है और नहीं तो नहीं कह रहे हैं, तो कई वही सीक्रेट बैलेट से भी वोटिंग करवाते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर हाथ उठाकर भी हाँ नहीं करवा लेते हैं, ठीक है। इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन इज चैलेंज शैल बी ऑर्डर लॉबी, क्या लॉबी भी क्लियर, अगर क्या नाम है जैसे लगता है कि स्पीकर का डिसीजन जो है वो सही नहीं है, लग रहा है कि क्या नाम है नहीं था लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया है, तो ये मतलब स्पीकर गलत कह रहा है, नहीं नहीं को हाँ कह रहा है, मतलब ज़्यादा मेजोरिटी नहीं वाली है लेकिन वो कह रहा है कि हाँ वाली मेजोरिटी है, तो उसमें क्या होगा, लॉबी क्लियर करेंगे। आफ्टर द लैप्स ऑफ द 3 मिनट एंड 30 सेकेंड, 3 मिनट 30 सेकेंड के बाद ही शैल पुट द क्वेश्चन सेकेंड टाइम, दूसरी बार कि आप हाँ और नहीं करो, यानी 3 मिनट, 3.5 मिनट बाद के लिए वो क्या करेगा, लॉबी क्लियर करवाएगा कि सब शांत हो जाओ, सब लोग सही से बैठ जाओ, सही सही से हो जाओ, और आप बताओ कि जरा मुझे देखने दो,
कौन हाँ और कौन नहीं बोलता है। तो 3.5 मिनट का वो टाइम देने के बाद, 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम देने के बाद उसमें हाँ नहीं के लिए फिर दोबारा होगा। अगर उसके बाद में अगर फिर डिसीजन होता है, ठीक है ना, अगर फिर मतलब ऐसा होता है, जैसे क्या होता है ना कि इसमें जाता है कि स्पीकर बेईमानी तो नहीं करवा रहा, अगर फिर दोबारा से उसको चैलेंज कर दिया जाता है कि हाँ, मतलब स्पीकर ने कहा कि हाँ हाँ में लोग कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लोगों को लग रहा है, जनता को लग रहा है कि नहीं में जा रहा है, ठीक है, ये गलत कह रहे हैं स्पीकर, तो क्या होगा कि इसमें फिर रिकॉर्ड शुरू होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वोट रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, बाई सेइंग या और नो, फिर वहां पे पूरा मतलब रिकॉर्डिंग शुरू होगी, ठीक है ना। ओके, तो if the if in the opinion of the speaker the division is unnecessarily claim, अगर लगता है कि डिवीजन जो है unnecessarily claim किया गया, he may ask the member who are for A and those who are for no respectively to raise in their place on the count of being taken, on account of be taken he may declare the determination of the house। अब देखो, अगर उसको लगता है and the name of the voter shall not be recorded, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा अभी नहीं किया था क्या, तो फिर क्या, क्यों बार परेशान कर रही हो तुम जानबूझ के, हैं? इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर द डिवीजन इज अननेसेसरी, देखो क्या होता है कि अगर कुछ लोग हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हम जो है डिसीजन नहीं मान रहे, ठीक है, हम डिसीजन नहीं मान रहे, स्पीकर का डिसीजन गलत है, ठीक है, और स्पीकर को लगता है कि भाई देखो ऐसा है कि मैं तो सही हूँ, ये गलत, ये लोग गलत कह रहे हैं, तो यानी दोनों में असहमति है, तो स्पीकर कहेगा अच्छा ठीक है, जितने लोग हाँ में वाले हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए, या ना वालों को बोले कि खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, या अपनी जगह पे बैठ जाओ, ठीक है, और उसके बाद में जो लोग हाँ वाले हैं खड़े होंगे उनकी काउंटिंग हो जाएगी, कितने काउंटिंग है उनको काउंट कर लिया जाएगा, फिर नोही वालों को काउंट कर लिया जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा, और उसमें ये नहीं होगा कि किसने हाँ कहा था किसने नहीं कहा था, ये नहीं डिसाइड किया जाएगा, बस ये होगा कि काउंटिंग कर ली जाएगी, हाँ वाले इतने हैं और नहीं वाले इतने हैं, बस। पार्लियामेंट में तो कोई भी डिटरमाइन करने के लिए इस तरह से हाँ नहीं में वोटिंग हो जाती है, हाथ उठाकर भी वोटिंग कर देते हैं या अपनी जगह पे खड़े होकर भी प्रेजेंस दिखा देते हैं, इस तरह से पार्लियामेंट में चलता है, हमेशा सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होती, हाँ नहीं में भी हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से ए और नो से पार्लियामेंट चल रहा होता है। लैंग्वेज जो पार्लियामेंट की होती है वो डिक्लेयर की गई है हिंदी या इंग्लिश, यानी या तो हिंदी यूज की जाएगी या तो इंग्लिश यूज की जाएगी। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है परमिट कर सकता है किसकी भी मेंबर को मदर टंग में भी बात करने के लिए, साइमल्टेनियसली अरेंजमेंट किया जाएगा उसका ट्रांसलेशन का थ्रू इंग्लिश, एंड वाज टू बी डिसकंटिन्यूड द फॉलोइंग वे आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 15 ईयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर एक कहा गया था कि 15 साल के बाद जो है इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में लैंग्वेज एक्ट पास करने के बाद ये बोला कि इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी और हिंदी भी उसके साथ चलेगी, यानी कि इंग्लिश को हम रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं हो पाया, जबकि हमने सोचा था कि 15 साल आज़ादी के 15 साल बाद हम इंग्लिश को रिप्लेस कर देंगे, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दो बंदे ऐसे हैं जो मेंबर मिनिस्टर, चाहे वो उस हाउस का मेंबर हो और चाहे ना हो, और इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल जो कि मेंबर नहीं होता है दोनों हाउसेस का, लेकिन उनको एक राइट होता है कि वो किसी भी हाउस में जाके बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है ना। ये राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल का स्पेशल राइट है। इसमें in addition to the member of the house, every minister and attorney general has right to speak and take part in the proceeding of the house, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते, यानी जिस हाउस का मेंबर होगा मिनिस्टर उसी में वोटिंग करेगा, वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्वेश्चन डिबेट दे सकता है, मतलब क्वेश्चन करा जा सकता है उससे और वो आंसर दे सकता है, तो ये इस तरीके से वो है, यानी मिनिस्टर अगर मेंबर है लोकसभा का तो वो राज्यसभा में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, बट उसको वोटिंग राइट जो है लोकसभा में ही होगा जो लोकसभा का मेंबर होगा, और राज्यसभा का जो मेंबर है उसको राज्यसभा में वोटिंग राइट होगा, और अटॉर्नी जनरल विदाउट वोटिंग राइट दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट कर सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस कर सकता है। समझ में आ गई होगी बात, आई थिंक आई बात समझ में? ओके, उसके बाद में लैम डक सेशन होता है। लैम डक सेशन में क्या होता है, लैम डक सेशन मतलब लैम डक का मतलब समझते हो लंगड़ा बतख, लैम डक सेशन क्या होगा, ये ला, ठीक है, इसका मतलब होता है लास्ट सेशन, ठीक है, जैसे कोई आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है ना, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2014 के अंदर आउटगोइंग गवर्नमेंट हो गई थी, तो उसका जो लास्ट सेशन होता है उसको लैम डक सेशन कहते हैं, ठीक है ना।
लास्ट सेशन ऑफ द सिटिंग लोकसभा जो होती है आफ्टर द न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, तो उसका जो लास्ट सेशन होता है उसको बोलते हैं क्या नाम है, लैम डक सेशन। ठीक है, अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। इधर इधर वाला जो टॉपिक आ रहे हैं, ये जो टॉपिक है डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इसमें एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, आस्क मी राइट हियर राइट नाउ, ठीक है, पूछ लेना। सबसे पहले जो चीज़ है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, एवरीवन इज फॉलोइंग। कितने लोग हैं नदीम? दो तीन लोग हैं, वो नहीं है, संजीता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर वो मिस कर देती है, पता नहीं उसको कितना समझ में आता होगा बाद में। क्वेश्चन आर जो है, द वेरी फर्स्ट आर ऑफ द पार्लियामेंट, जो सबसे 11 बजे शुरू होता है, जैसे आपने पीछे देखा, उसको क्वेश्चन आर कहते हैं। कौन सा आर कहते हैं? क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर जो होता है, ये फर्स्ट आर होता है एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। ठीक है, हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग की जो फर्स्ट आर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लॉट में पहला आर जो होता है क्वेश्चन आर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछा जाता है और तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट्टा मार लो, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन? स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, रट्टा मारो। याद हो गया? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिसपे स्टार्ट मार्क कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको और आंसर जो होता है उसको ओरल आंसर देना होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कोई स्टार्ट क्वेश्चन होगा, उसका जो है पूछा जाएगा, पूछा गया कि आंसर रिक्वेस्ट पे स्टार मार्क नहीं होता, वो आंसर देना होता है उसका। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उस पर अलाउड नहीं होता, मतलब आपको एक आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने ऐसे ऐसे क्यों किया, उसका आपको आंसर मिल गया, बात खत्म। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जिसमें नोटिस देना पड़ता है, लेस देन 10 days, वन गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, और आंसर ओरली दिया जा सकता है इसको। ठीक है, मतलब उसमें नोटिस देना होगा, जैसे हो सकता है कुछ आप पूछ रहे हैं लेकिन उसका आंसर उनके पास अभी नहीं है, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन देते हैं, लेस देन 10 days का होता है, और उसके बाद में वो ओरली आंसर दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को भी ओरल दिया जाता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन को रिटर्न में दिया जाता है, और अनस्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, और स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये ओरली दिया जाता है। गेटिंग इसका आंसर? कोई मिनिस्टर जो है क्वेश्चन, देखो ज़्यादातर मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है 90% सिचुएशन में, लेकिन सम टाइम्स जो है वो क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है। एंड आप सबको मैंने बता रखा है प्राइवेट मेंबर कौन होता है, बताया है? द पर्सन हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। ओके, द पर्सन हु इज एमपी बट नॉट अ मिनिस्टर। ओके, अगर उसने कोई बिल वगैरह पेश किया है, कई बार क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल बिल तो होता है, तो वो अगर करता है तो उस बिल को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं भाई? हम उस बिल को अब इसमें कलर कोड याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी कलर कोड है। इसका मतलब पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में इसका बहुत रेलेवेंस है। यूपीएससी ने कभी-कभी बाय चांस मुझे कभी जल्दी ज टकराया नहीं है, पुराने क्वेश्चन में एक बार टकराया था कोई क्वेश्चन, अदरवाइज़ ऐसे टकराया नहीं है एज़ सच, बट क्वेश्चन आ जाता है। कभी-कभी आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ये जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है इसको कौन से कलर के उसमें पेपर में दिया जाता है, अनस्टैब्लिश्ड मेंबर क्वेश्चन को कौन से कलर में, इन सब का कलर कोड होता है, इस कलर में दिया जाता है, कलर देखकर ही पता चल जाता है कि ये किस कैसा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर आर प्रिंटेड इन द ग्रीन, व्हाइट, लाइट पिंक, येलो कलर रिस्पेक्टिवली। और जब ये वर्ड रिस्पेक्टिवली आता है मतलब रेफरेंस देख लीजिए। स्टार्ट क्वेश्चन किससे? ग्रीन से। स्टार्ट किससे? ग्रीन से। अनस्टार्ट किससे? व्हाइट से। शॉर्ट नोटिस किससे? लाइट पिंक से। ठीक है ना? और क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर इज विद द येलो कलर। ओके, याद हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ ले कि क्या नाम है, स्टार्ट क्वेश्चन उसमें पेपर में पूछा जाता है, तो स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट है मतलब पता चल गया कि ग्रीन में आया है, तो इसका मतलब इसका ओरल आंसर देना है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनस्टार्ट है मतलब व्हाइट पे है, इसका मतलब ये इसका रिटर्न आंसर देना है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, लाइट पिंक में आया है मतलब 10 दिन के नोटिस पे आया है, उसको 10 दिन के अंदर आंसर देने का है, और ओरली आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी दिया जा सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर है, तो येलो पेपर में आया मतलब उससे पूछा गया है, प्राइवेट मेंबर से। ठीक है ना? ओके, ठीक है सर, कलर कोड याद हो गए?
पहले मुझे ये बताओ, स्टार्ट क्वेश्चन और स्टार्ट क्वेश्चन, प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन, ये पहले समझ में आया है क्या है? अरे स्टार्ट क्वेश्चन किसको कहते हैं, समझ में आया है? हाँ, पढ़ाया था, अभी वही बता ही रहा हूँ। अब घूमने लग जाती हो। स्टार्ट क्वेश्चन क्या, कहाँ हो नदीम हो? नदीम चला गया, आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या समझ में आया स्टार्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन? चलिए, स्टार्ट क्वेश्चन मतलब आर दोज क्वेश्चन दैट इज मार्क बाय स्टार एंड दैट इज प्रिंटेड इन द, हाँ दैट इज प्रिंटेड इन द, इन विच पेपर इट इज प्रिंटेड? स्टार क्वेश्चन कौन से पेपर में प्रिंट किया जाता है? ग्रीन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इट इज प्रिंटेड ऑन द ग्रीन पेपर, डाटा मान लीजिएगा। और दिस इज द आंसर इज गिवन इन द ओरल फॉर्म, ठीक है, ओरल फॉर्म में आंसर दिया जाता है। एंड स्टार्ट क्वेश्चन इज प्रिंटेड ऑन द व्हाइट पेपर या रिटन ऑन द व्हाइट पेपर, एंड इसमें रिटन में आंसर देना होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड। एंड देन आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन किसमें दिया जाता है? लाइट पिंक में दिया जाता है, ठीक है, किसमें? लाइट पिंक में दिया जाता है। और ये जो है ये मतलब इसका भी ओरली आंसर दे सकते हैं। और अगर प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन है, येलो कलर के उसमें देगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ये इनफॉर्मल है। क्वेश्चन आर के बाद देखिए, क्वेश्चन आर के बाद आपका जो आर होता है वो होता है जीरो आर। जीरो आर जो होता है ना, ये एक जीरो आर जो होता है क्वेश्चन आर की जस्ट बाद फॉलो होता है। जीरो आर इज नॉट मेंशन द रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा, मैंने बोला था ना कि चाय बिस्किट का टाइम हमेशा चाहिए होता है, तो हम लोगों ने निकाल ही लेते हैं। वो एक्चुअल में लंच नहीं है, ध्यान रखिएगा, अपने वर्किंग आवर में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चाय बिस्किट का टाइम है, क्योंकि ये इनफॉर्मल टूल है और ये एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड करते हैं इसके बीच में बैठ। लेकिन एक्चुअल में इसमें इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। दिस इज एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द, ये इनफॉर्मल डिवाइस है दैट इज अवेलेबल मेंबर टू रेज मैटर, ठीक है, विदाउट एनी प्रायर नोटिस। कोई भी ऐसे मतलब रैंडम डिस्कशन करने का है तो ये हो जाएगा। जीरो आर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। तो एजेंडा ऑफ द डे जो रेगुलर बिजनेस ऑफ द डे बेसिकली ये क्या नाम है आपका, इनफॉर्मल डिस्कशन वगैरह होता है, बेसिकली एजेंडा डिसाइड करने के लिए दिया जाता है। ये 1962 से आपकी पिक्चर में है, इससे पहले ऐसा नहीं था। मतलब ये जो है पिक्चर में आया है 1962 से, इसको लाया गया है। उससे पहले ये हमारे यहाँ नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि क्या रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन है, क्या रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है जीरो आर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, दिस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर द रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद में हमारे यहाँ मोशन स्टार्ट होता है। अच्छा, मोशन, मोशन क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? पार्लियामेंट में मोशन का मतलब होता है? गति होती है हिंदी में, लेकिन साइंस में मोशन का मतलब अलग होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट है उसमें मोशन का मतलब होता है कोई भी काम, इसको रट्टा मार लो, ध्यान से सुन लो, समझ लो कि कोई भी काम पार्लियामेंट में होता है तो उसको मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। कुछ भी करेंगे तो उसको मोशन कहेंगे, कुछ भी करेंगे तो मोशन करेंगे। जैसे कोई बिल पास करना है तो मोशन, ठीक है। तो मोशन का मतलब है कुछ भी करना। एनी वर्क, then any bill is passed by the parliament or bill or proceeding or whatever, तो मोशन कहेंगे उसको। अब मोशन बहुत तरीके के हो सकते हैं फिर, है ना। मोशन कुछ भी अगर कर रहा है तो उसको मोशन कहेंगे। अब उस मोशन में यानी कोई डिस्कशन करना है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई चीज़ करनी है, कोई डिस्कशन करना है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन से कोई भी चीज़ कर रहे हो, अपना ओपिनियन देना चाह रहे हो, कोई मोशन रिजेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसको बोलेंगे मोशन। अब मोशन जो होता है उसमें बहुत तरीके के मोशन होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो मोशन का मतलब सिंपली समझ में आ गया कि पार्लियामेंट में कुछ भी करना है तो दैट इज मोशन, ठीक है ना, ठीक है ना। यार ये बात मुझे पहले कंफर्म करो कि समझ में आई, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कुछ भी करना है पार्लियामेंट के अंदर तो उसको क्या कहेंगे? और अगर उस पर वोटिंग करवा लिया जाए, अगर वोटिंग ना करवाया जाए तो तब वो मोशन है, ठीक है। मतलब तब तक मोशन है, यानी
मोशन वोटिंग के बाद भी वो मोशन है, लेकिन अगर वोटिंग करवा लिया जाए तो उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कोई भी मोशन, यानी हर मोशन रिजोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हर रिजोल्यूशन एक ना किसी तरह का मोशन होता है। ठीक है, ओके। बस ये बात आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम देखें, हमारे पास तीन तरह के मोशन का नाम लिया जाता है। प्रिंसिपल कैटेगरी तीन है, उसके अलावा दुनिया भर के मोशन है। सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटीट्यूटिव मोशन, सब्सिडरी मोशन। अब नाम से जाहिर है, सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन का मतलब क्या है? सब्सटेंट, जैसे कहते हैं ना, सब्सटेंसिव, सब्सटेंटिव बात है ये। सब्सटेंटिव मतलब अपने अंदर, उसके अंदर इंपॉर्टेंस है, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, तो उसको बोलेंगे सब्सटेंटिव मोशन। यानी जैसे अपनी औकात खुद की है तो सब्सटेंटिव, ठीक है। एजेंडा खुद का है, सब्सटेंटिव। जैसे प्रेसिडेंट का रिमूवल कर रहे हो भाई, ये एक सब्सटेंटिव मोशन है। इंपॉर्टेंट मैटर जो होते हैं वो सब सब्सटेंटिव मोशन कहलाते हैं। या इलेक्शन कमीशन का इम्पीचमेंट कर रहे हो, रिमूवल कर रहे हो, तो उसको भी सब्सटेंटिव मोशन कहेंगे। इसी तरह से कोई भी मोशन जिसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे सब्सटेंटिव मोशन। क्या बोलेंगे? ठीक है। अगर आप देखो, नाम से जाहिर है, दूसरा वाला सब्सटीट्यूटिव, मतलब आपने एक मोशन के बजाय दूसरा, यानी ओरिजिनल मोशन को सुपर सेट किया है और नया कुछ लेकर आए हो, तो उसको बोलेंगे ओरिजिनल मोशन का अल्टरनेट। अगर आप मतलब ला रहे हो कुछ, तो उसको बोलेंगे सब्सटीट्यूटिव मोशन। ठीक है ना, ओके। जैसे मान लीजिए मैं अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आपको अचानक से मतलब आ गया कि सर ऐसा है कि थोड़ा इसको सब्सटीट्यूट करिए, अभी हमें जरूरत है, इकोनॉमी थोड़ा समझ में नहीं आ रही थी और हमारा कल एग्जाम है, तो मुझे जरा सब्सटीट्यूटिव मोशन, मतलब ये ठीक है। ठीक है, तो अगर, ठीक है, अगर कोई द मोशन दैट इज मोड, क्या यार चिल्लाते रहते हो तुम लोग, मूव्ड इन द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन। अगर कोई मोशन चलाया गया कि भैया ऐसा है कि इसको सब्सटीट्यूट करो, अभी मुझे इकोनॉमी पढ़ा दो, अभी अगर बिल हो रही है, रेलवे बिल की बात हो रही है, अचानक कोई इंपॉर्टेंट बिल आपने पेश कर दिया और हाउस ने उसको एग्री कर दिया, सुपर सेट कर दिया ओरिजिनल मोशन को, तो उसको सब्सटीट्यूटिव मोशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद में होता है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है कि आप जैसे ओरिजिनल मोशन जो चल रहा था, सब्सटेंटिव मोशन जो चल रहा था, ठीक है, उसी में कुछ एडिशन वेडिशन करना हो तो उसको बोलते हैं, ठीक है, अगर उसी में कुछ एडिशन वेडिशन करना हो तो उसको बोलेंगे सब्सिडरी मोशन। क्या बोलेंगे? अब सब्सिडरी मोशन, एडिशन करना है, अल्टरेशन करना है, कुछ भी करना है तो सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन तीन तरीके के होते हैं, एंसिलरी मोशन, सुपरसेडिंग मोशन और अमेंडमेंट। एंसिलरी मतलब उसी से रिलेटेड समथिंग, कुछ समथिंग रिलेटेड टू दैट, जो जो चल रहा है उसी में कुछ आपको, मतलब उसी से रिलेटेड कोई पार्ट है उसका, कोई उसी तरह का कोई चीज है तो उसको बोलेंगे। रेगुलर जो चल रहा है उसी तरह का कुछ है तो एंसिलरी बोलेंगे, यानी इससे जुड़ी हुई चीज है। ये सुपर सेडिंग है, इसमें क्या होगा कि इसमें मतलब सुपर सेट करने की बात होगी, यानी कि इसी मेन डिबेट वही चल रहा है, सब्सिडरी मोशन ही है। वो मतलब सब्सिडरी मोशन में क्या करेंगे, जैसे बोला कि जो मेन मोशन है उसी से रिलेटेड कोई मोशन है, लेकिन उसमें मतलब एक अल्टरनेट बात है। जैसे मैं अभी पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी इज द सब्सटेंटिव मोशन। आप कह रहे हो कि पॉलिटी ही पढ़ाइए, लेकिन पॉलिटी में पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाने की बजाय फंडामेंटल राइट पढ़ा दीजिए, तो ये सुपर सेटिंग हो जाएगा, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। गेटिंग? यानी सब्जेक्ट में ही, मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें आपने सब्जेक्ट बदल दिया। जैसे एक होता है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड, जब आप एंसिलरी मोशन, ऐसे समझ लो मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूँ, आपने पार्लियामेंट का ही कोई टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो तो एंसिलरी मोशन है, ठीक है। अगर आपने पार्लियामेंट के बजाय आपने कहा कि मतलब मैटर तो पॉलिटी का ही है, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको सुपर सेट किया कि सर पार्लियामेंट को छोड़िए, थोड़ा सा मुझे जो है पार्लियामेंट राइट बता दीजिए, तो ये हो जाएगा सुपर सेटिंग मोशन। जबकि विषय वही है, विषय नहीं चेंज हुआ है, सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ है। और अमेंडमेंट करने का मतलब यह है कि आप उसी में से कुछ जो सब्सटेंटिव मोशन है उसमें कुछ आप क्या करने की कोशिश करो, यू आर ट्राइंग टू अमेंड दैट, यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई दैट, ठीक है, पार्ट कुछ ओरिजिनल मोशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करो तो उसको अमेंडमेंट कहेंगे। तो सब्सिडरी मोशन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू ओरिजिनल मोशन, बट इट इज ऑफ थ्री टाइप, मतलब एक एंसिलरी मोशन जो उसी से रिलेटेड कुछ बात करेगा, सुपर सेडिंग मतलब उसको रिप्लेस करने की बात करेगा अनदर इशू के साथ, और अमेंडमेंट मतलब उसी में कुछ चेंज करने की बात करेगा, ठीक है ना, उसी में कुछ चेंज करने की बात करेगा, मॉडिफाई करने की, मतलब वो रहेगा ओरिजिनल लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो अमेंडमेंट कहेंगे। तो ये तीन तरह से मोशन होता है। पूरी तरह सब्सटीट्यूट होगा तो सब्सटीट्यूटिव होगा, अदरवाइज अगर ओरिजिनल मोशन से रिलेटेड है तो सब्सिडरी है, और ओरिजिनल मोशन जो होता है उसको सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? समझ में आया आपके?
देखो सब्स्टिट्यूटिव मोशन में पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो रहा है, ओरिजिनल मोशन ही चेंज हो रहा है। मैंने कहा पॉलिटी के बजाय इकोनॉमी चेंज पढ़ानी है, ठीक है। इसमें क्या है, सब्सिडरी मोशन का सुपर सेडिंग है ये। तो सब्सिडरी मतलब ये है कि मोशन ओरिजिनल ही रहेगा, लेकिन उसमें मतलब बस इतना चेंज होगा कि सुपर सेड जिसको किया जाएगा वो उसी की कोई ब्रांच हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला पॉलिटी की जगह अगर मैं इकोनॉमी पढ़ाना हो, सब्जेक्ट चेंज कर दूं तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिव। पॉलिटी में पार्लियामेंट के बजाय अगर मुझे जो है क्या नाम है पॉलिटी ही पढ़ाना है, लेकिन पार्लियामेंट के बजाय मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाने लग जाऊं तो इसको कहेंगे सुपर सेटिंग। क्लियर है ना। ओके। तो यहाँ पे मतलब ये बेसिक सी डिफरेंसेस हैं जिनको समझ लीजिए। उसके बाद में देखिए ये तो हो गया आपका सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूटिव मोशन एंड सब्स्टिट्यूटरी मोशन। बहुत जनरल सी बात है, कभी भी एंसिलरी और सब सुपर सेडिंग और अमेंडमेंट से क्वेश्चन नहीं आता है। ज्यादा इन्हीं तीन सब्सटेंटिव मोशन की बात करता है, सब्सटेंटिव मोशन क्या है, सब्स्टिट्यूटिव क्या है और सब्सिडियरी क्या है, और ये भी बहुत कम आया है। मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्लोजर मोशन से, क्लोजर मोशन से आता है, और जो अदर मोशन है स्पेशल मोशन जो है वो। क्लोजर मोशन क्या होता है, जब कोई किसी चीज पे डिबेट हो जाता है, वोटिंग हो जाती है, तो हम बात भैया बहुत हो गया, डिस्कशन बहुत हो गया, अब जरा इसको खत्म करो, बात को खत्म करो, क्लोज करो, इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। वो किस पे आ जाते हैं कि भैया बात को क्लोज करो। तो क्लोजर मोशन कहते हैं इसको। अब क्लोजर मोशन एक तो होता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर मतलब हमने एक एक बात को डिस्कस किया, एक एक मैटर पे डिस्कशन किया, सफिशिएंट डिस्कशन करने के बाद उस पर वोट किया और बंद किया, इसको कहेंगे सिंपल क्लोजर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात खत्म यार, हो गया, आप डिसीजन ले लो, तो इसको सिंपल क्लोजर कहेंगे। बात समझ में आई। ओके। क्लोजर कर दिया, बात खत्म हो गई, बात को खत्म करना है, वोट करवाया और कर दिया। पहला क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब यह है कि भाई बहुत लंबा बिल है, ठीक है, उसमें हमने एक एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया कि भाई ये सेगमेंट है, और कंपार्टमेंट में करके उसको हमने क्लोज कर दिया कि भाई एक टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट 10 डिपार्टमेंट है, 10 में से एक एक डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए, 10 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, उनके एक एक करके डिस्कशन किया, और उसको हमने मतलब डिबेट किया, एक पार्ट पूरी मतलब पार्ट को डिस्कस किया और इंटायर पार्ट पे वोट करवा दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये सही है तो सब सही है, चलो हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंपार्टमेंट क्लोजर। कंपार्टमेंट मतलब एक कंपार्टमेंट डिस्कस हुआ जो मेन था, और बाकी सबको ऐसे ही करवा दिया गया पास, तो इसको बोलेंगे क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। एक होता है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर मतलब जैसे स्टेशन कंगारू उछल उछल के चलता है ना, कूद कूद के चलता है कंगारू, आप जानो, या बुलेट ट्रेन जो चलती है या स्पीड वाली जो ट्रेन चलती है वो छोटी छोटी स्टेशन को छोड़ देती है, सेम कंगारू क्लोजर में यही होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स को सिर्फ डिस्कस किया जाता है, बाकी स्किप कर दिया जाता है, बोला जाता है चलो ठीक है ठीक है ठीक है पास हो गया, ठीक है। ओके। मेन मेन टॉपिक मुद्दे सिर्फ देखे जाते हैं, बाकी चीजें नहीं देखी जाती, ओके। उसके बाद में होता है ग्लूटाइन। ग्लूटाइन का मतलब जानते हो आप लोग, बचपन से ही जानते हो। ग्लूटाइन का मतलब 9th क्लास में पढ़ा था ना, ग्लूटाइन करते थे, सरकार देते थे ऐसे सर उड़ा देने को ग्लूटाइन कहते थे। एक ऐसा मशीन रखती थी वहां पे, सर ऐसे रखते थे और ऐसे उड़ा देते थे, उसको बोलते थे हैं, गर्दन गर्दन काट नहीं देते थे। किसने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे बताया था मैंने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो है क्या नाम है डेंटोन वगैरह जो थे ना, रॉबर्ट पेरी वगैरह, तो उन लोगों ने क्या किया था, क्या नाम है, ये ग्लूटाइन तो खूब किया था। तो ग्लूटाइन मतलब बिल में कुछ नहीं डिस्कस करना है, वैसे ही पास करवा देना, सीधे वोट कराओ पास करो, कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। विदाउट एनी डिस्कशन अगर पास कर देते हो, अनडिस्कस जो क्लॉजेस है बिल है उनको बस पुट टू वोट करते हो और पास करवा देते हो, तो इसको क्या कहते हैं हम, टाइम अलॉट हो जाता है जब, तो कहते हैं सीधे वोट करो भैया, पास करो, बात खत्म। तो इसको ग्लूटाइन क्लोजर कहते हैं। क्लियर है। तो 4 टाइप के क्लोजर हो गए। एक बाय सिंपल जिसमें एक एक वोट करके होगा, बाय कंपार्टमेंट मतलब क्लॉज होगा, बिल लेंदी है रिजोल्यूशन तो सारे पार्ट पे डिस्कशन होगा, मेन पार्ट पे डिस्कशन होगा, और लेकिन होगा उस पर इंटायर पार्ट को पास मिल लीजिएगा अगर इंपॉर्टेंट पास मतलब इंपॉर्टेंट बात पास हो जाती है। कंगारू क्लोजर में इंपॉर्टेंट क्लोजेस पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगी, बाकी जो चीजों को स्किप किया जाएगा। ब्लू टाइम में कोई डिस्कशन नहीं होगा, सीधे वोट किया जाएगा। क्लियर, ठीक है भैया। नेक्स्ट स्पीड तो नहीं चल रही है, ट्विस्ट स्पीड तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्या कह रहे हो। नहीं नहीं, या मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। तो याद हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं करा दे रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो, हमें तो क्या कम है। अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि यहाँ तक मतलब ये बहुत सारे वर्ड्स तो हैं नो डाउट, लेकिन अगर यहाँ तक आपको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर अभी रुकूँ, इतना ही पढ़ाऊँ।
इतना इतना ही पढ़ा दूं ना, चलो मैं एक बार रिकॉर्ड करवा दे रहा हूँ फिर। कह रहे इतना ही पढ़ा दो यार, क्या है, नदीम ने कह दिया इतना ही पढ़ा दो। चलो, अरे थक जाते हैं यार बच्चे, तुम लोग समझते नहीं हो, इतना कितना पढ़ोगे। ठीक है, रिवीजन कर लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे ना बच्चे। चलो मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा टेंशन ना लो। हाँ वही तो, ये सब पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं यार, नए तो ही हैं, और इम्पोर्टेंट ऐसा भी नहीं है। चलो मैं, वैसे भी अभी सारे बच्चे भी नहीं हैं, सब खत्म हो जाएगा तो बात भी नहीं बनेगी। चलो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी टेंशन ना लो। अभी कभी एक एक चीज़ याद कराई दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे कुछ नहीं डिफिकल्ट है, तुम ट्रैवल कर रही हो इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है, अदरवाइज कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखो, अभी आसान करे दे रहा हूँ। देखो अभी आसान किए दे रहा हूँ, और अगर आसान ना हो जाए तो मुझे कहना, ठीक है, डिफिकल्ट क्या, मुझे 10 मिनट दो, सब आसान, ठीक है। मैं, मुझे देखो देखो, जो मुझे देखते नहीं हो ना, किताब को देखते हो तो तुम लोगों को सब डिफिकल्ट लगता है, जब मुझे देखो तो सब आसान हो जाता है, ठीक है ना। नहीं, अब मुझे देखो देखो आसान हो जाएगा सब। देखिए ऐसा है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, मैंने स्टार्ट किया है कि पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, ठीक है। उसमें देखो सबसे पहले जब हम लोग पार्लियामेंट में आते हैं, जैसे हम लोग क्लास में आते हैं, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन आर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आर। वहां से खोल लीजिए आप लोग फटाफट, क्वेश्चन आर। अब उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जितने भी मिनिस्टर हैं, क्वेश्चन किससे पूछोगे? आपने शुरू में पढ़ा है कि पार्लियामेंट जो है उसको रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है मतलब उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो यू विल आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्वेश्चन कौन पूछेगा? आपके बिहार पे आपके रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं? वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार क्वेश्चन क्या होता है? उसमें स्टार मार्क लगा देते हैं और उसको ग्रीन कलर के पेपर पे देते हैं कि भैया ऐसा है कि ये है हमारे एरिया का मैटर है या कोई भी मैटर है, उस पर आप मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर आंसर दे। डिफेंस का मैटर है, फाइनेंस का मैटर है, कोई भी मैटर, तो उसका मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर उसका ओरल आंसर देगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पेपर पे लिख के दिया जाएगा कि साहब इसका आंसर मुझे रिटर्न में दीजिए, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करके उसको रिटर्न में आंसर मिलेगा। नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें फिर वो ओरल आंसर मिनिस्टर तैयार करके आके दे दे, या जैसे भी देना दे दे, वो लाइट पिंक में देगा। कोई प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन करना है तो येलो कलर के पेपर में लाकर, प्राइवेट मेंबर मतलब जो एमपी है, मिनिस्टर नहीं है, उससे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। हो सकता है कोई बिल पेश कर रहा हो तो उससे क्वेश्चन कर दिया, भाई क्यों क्यों ये बिल पेश कर रहे हो, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या उसके प्रोज एंड कौन सा है, आपने बिल पेश किया था इससे नुकसान हो सकता है, तो वो जब सारी बातें जो है वो हो जाएगा आपका, दैट वुड बी योर, क्या हो जाएगा भैया, वो आपका हो जाएगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। उसके बाद में फिर आपका ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो होता है सबसे पहला आर होता है क्वेश्चन आर, फिर होता है जीरो आर। जीरो आर जो होता है, क्वेश्चन आर रूल प्रोसीजर का जो बुक है, मतलब रूल ऑफ द प्रोसीजर जो बुक है लोकसभा की, उसमें मेंशन है कि जीरो क्वेश्चन आर होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अच्छा, लेकिन जो जीरो आर है ना ही ये रूल बुक में मेंशन है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो एक इनफॉर्मल टूल है। 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का ये टाइम होता है, यानी एजेंडा ऑफ द डे जब डिसाइड होता है लंच कार के बाद, तो उससे पहले का जो टाइम है वो जीरो आर है। अब जीरो आर में क्या करते हैं लोग? इनफॉर्मल डिस्कशन वगैरह, डिबेट वगैरह करते हैं, ठीक है ना। और कि अब आज क्या डिस्कस करना है, आज एजेंडा ऑफ द डे क्या होगा, कौन सा मोशन पास करना है, कौन सा बिल पास करना है, क्या करना है, वो सारा डिस्कशन होता है। जीरो आर के बाद में क्या होगा कि ये डिसाइड होगा कि भाई मोशन करने हैं, अब ठीक है, मोशन करने हैं। जिस जीरो आर के बाद मोशन नहीं आ गया था, कुछ और था, मोशन है। मोशन देखिए क्या होता है, मोशन मतलब कोई भी काम करना है तो उसको मोशन कहेंगे। मोशन जो है वो क्या होगा कि कोई भी काम करना है पार्लियामेंट में, कुछ भी करना है उसको मोशन कहेंगे। अब मोशन मतलब क्या होता है? बिल पास करने के लिए मोशन कर दो, या क्या नाम है, कोई चीज डिस्कस करने के लिए मोशन कर लो, या कोई सब्सटीट्यूट करने के लिए मोशन कर दो, कोई भी काम करना है तो मोशन है। अब मोशन में एक सब्सटेंटिव मोशन है, यानी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जब इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन शुरू होगा, इंपॉर्टेंट बात किया जाएगा, इंपॉर्टेंट बात की जाएगी, तो उसको कहेंगे सब्सटेंटिव, उसको कहेंगे सब्सटेंटिव मोशन। अगर वो सब्सटेंटिव मोशन चल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज अ सब्सटेंटिव मोशन। एक पार्लियामेंट के उसमें इसमें लोकसभा के में एक इम्पीचमेंट का मैटर चल रहा है, मान लीजिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मैटर चल रहा है, एक सब्सटेंटिव मैटर है, चल रहा है, कोई बिल पास हो रहा है, सब्सटेंटिव मोशन है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कोई अर्जेंट कोई काम आ जाता है, अब लोग कहते हैं कि यार देखिए ये बिल तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको डिस्कस करना है, तो पार्लियामेंट का टाइम उसमें जाना चाहिए, कोई इमरजेंसी आ गई एक तरह से, तो उसमें सब्सटीट्यूटिव मोशन पास हो जाता है, तो उस
एजेंडा ऑफ द डे को हटाकर और फिर सब्स्टिट्यूटिव मोशन पास किया, मतलब सब्स्टिट्यूट उसका डिस्कस किया जाता है, तो सब्स्टिट्यूटिव मोशन उसके लिए होता है। उसके अलावा सुपरसेडिंग ये जो है सब्सिडियरी मोशन होता है, जो मेन मोशन है उसी में अगर कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना है, कुछ उसमें उससे रिलेटेड किसी इशू पे डिस्कस करना है, या उसमें क्या नाम है सुपरसेट करना है, उसमें एक टॉपिक को हटा के दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो यहाँ पे सुपर जो है सब्सिडियरी मोशन चल रहा होता है, ठीक है ना। इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो सकता है, या उसमें जो है सुपर सेटिंग भी हो सकता है, लेकिन वो टॉपिक चेंज नहीं होगा, टॉपिक वही रहेगा, बस उसी में कुछ सब टॉपिक्स में चेंजेस किए जाएंगे, जो सब्सिडियरी मोशन होगा। तो 3 तरह से मोशन हो गया। उसके बाद में अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, जो सब्सिडियरी मोशन चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं खत्म भी तो करना है, क्योंकि बातें तो लोगों की खत्म नहीं होती हैं। भाई मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई एमपी अपना ओपिनियन दे रहा है, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, तो जिंदगी भर तो बिल पे डिस्कशन ही होगा, बिल पास कब होगा, बिल खत्म कब होगा। तो खत्म करने के लिए जो होता है उसको क्लोजर कहते हैं, क्या बोलते हैं, खत्म, बात खत्म करो, अब डिसाइड करो कि ये माना जाए या ना माना जाए और क्या माना जाए। अब जो बिल खत्म करने की बात आई, तो सिंपल क्लोजर का मतलब होता है पूरा डिस्कशन हो गया, ठीक है भैया, जितने लोगों को डिस्कस करना था कर लिया। अब आप बताइए मुझे कि इसको पास किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। लोगों ने बोला भाई पास किया जाए, ए में आंसर दिया, ठीक है पास हो गया बिल। अगर ये हो गया सिंपल क्लोजर। एक बोला गया यार देखिए बहुत लंबा बिल है, इसका मेन सेगमेंट को डिवाइड कर देते हैं कि फाइनेंस वाला टॉपिक है, या डिफेंस वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है। अब इस पे बताइए कौन कौन एग्री करता है, कंपार्टमेंट क्लोजर हो गया, कंपार्टमेंट वाली बात हो गई। उसके बाद में फिर क्या होता है, कंगारू क्लोजर। इसमें क्या हुआ कि भाई देखिए 4 चीजें हैं, 4 में से 2 चीजें डिस्कस करेंगे, 2 चीजें ठीक है उससे सब्सिडी हो जाएंगी, तो 2 चीजें डिस्कस की, कंगारू क्लोजर हो गया, उसको डिस्कस किया, उस पर वोट करवा लिया, बाकी मान लिया कि पास हो गया। एक टाइम खत्म हो चुका है, डिस्कशन हो नहीं सकता, ब्लू टाइम कर दो। ब्लू टाइम का मतलब क्या है कि सर काट के खत्म कर दो, मतलब बात खत्म, डिस्कशन कुछ नहीं होगा, सीधे पास कर लो, बिल पास कर लो बिना डिस्कशन के। बिना डिस्कशन के बिल पास, क्योंकि हमें पता है बिल हम पास करवा लेंगे, सिंपल मेजोरिटी का बिल है पास होने के लिए, और हम तो पास करवा ही लेंगे। और जो गवर्नमेंट ने बिल पास किया है वो सिंपल मेजोरिटी का बिल है, और गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जाएगा भी तो भी बिल पास हो ही जाना है, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम डिस्कशन करें, तो ये बिल ऐसे ही सिंपल मेजोरिटी वाला है, तो पास कर दो, ब्लू टाइम कर दो। ब्लू टाइम मतलब बिना डिस्कशन के वोटिंग करवा लो, पास करवा लो बिल को, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये हमारा क्या है, ठीक है। इतना ही मैंने डिस्कस किया है और डिस्कस किया है, हाँ भाई, ब्लू टाइम तक ही डिस्कस किया है, ठीक है, क्लोजर यानी बात को खत्म करना है। अब इसके अलावा हमारे पास जो है दुनिया भर के मोशन और होते हैं, जिसमें प्रिविलेज मोशन है, कॉल अटेंशन मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है। ऐसे आगे जब आप आओगे तो प्रिविलेज मोशन है, मोशन ऑफ थैंक्स है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉल अटेंशन मोशन है, सेंसर मोशन है। ऐसे बहुत तरह के मोशन है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, प्रिविलेज मोशन है कोई अगर मिनिस्टर, प्रिविलेज मोशन है जो कि आपको पता होगा स्मृति ईरानी के खिलाफ चला था। प्रिविलेज मोशन में अगर कोई मिनिस्टर अपनी गलत इंफॉर्मेशन देता है हाउस को या मिसलीड करता है हाउस को, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चलाया जाता है। पूरी अगर उसको क्रिटिसाइज करना है किसी को, तो उसके लिए पूरी मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज करना है, या एक मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना है, तो उसके लिए सेंसर मोशन चलाया जाता है। मतलब उसमें उसने कुछ गलत काम किया, मतलब उसकी किसी बात को क्रिटिसाइज करना है, जबकि उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको सेंसर कर रहे हो, सेंसर मोशन चलाता है। पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर चलाना है, पूरी गवर्नमेंट पे आपको कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाता है। अगर क्या नाम है जो पहला डिबेट और डिस्कशन होता है, वहां पे जो होता है उसको मोशन ऑफ थैंक्स कहा जाता है। जब पहली बार प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है कि मेरा एजेंडा ये है, हम ऐसा काम करेंगे, तो उसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। अगर किसी अर्जेंट मैटर पर गवर्नमेंट का अटेंशन, मिनिस्टर का अटेंशन अगर दिलवाना हो, तो उसको बोलते हैं कॉल अटेंशन मोशन कहा जाता है। अगर इसी में क्या नाम है हाउस का जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको चेंज करके किसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करना है, तो उसको एडजमेंट मोशन कहते हैं। ये एडजमेंट वो वाला नहीं है, ये एडजमेंट मोशन है, ठीक है। इसमें हाउस का अटेंशन सीख करते हैं हम लोग। एडजमेंट मोशन में हाउस का अटेंशन सीख करते हैं, कॉल अटेंशन मोशन में मिनिस्टर का अटेंशन सीख करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सेंसर मोशन होता है, और गवर्नमेंट को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, और एजेंडा पेश करने के लिए अपनी सरकार की जो नीतियां उनको पेश करने के लिए मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं। अगर अगर मैं आगे कल इसको डिस्कस करूंगा, प्रिविलेज मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, सेंसर मोशन, ये जितने भी मोशन है आई विल डिस्कस ऑल दोज मोशंस। आपके मुझे लगता है कि इतने ही मोशन आपके बुक में दे रखे हैं, उससे ज्यादा है क्या, देख लिया। इतने ही मोशन है ना, प्रिविलेज मोशन होगा, कॉल अटेंशन मोशन होगा, एडजमेंट मोशन होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, सेंसर मोशन होगा, मोशन ऑफ थैंक्स होगा, है ना। ऐसे थोड़े बहुत मोशन होंगे, और फिर डिफरेंस दे देगा वो, क्या नाम है, डिफरेंस की बात कर लेगा उसमें, है नो नो ये वो क्या ये सब बहुत हल्के मोशन, जो मेन मोशन है वो यही है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या नाम है नॉट डेट येट डिसाइडेड मोशन, ये वो फलान निकाल, तो वो सब अलग है।
अच्छा, उसके बाद में सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस पूछ लेगा, बस बात खत्म। ठीक है ना, तो ये मोशन की बात है, लेकिन मोशन अभी बहुत लंबा चलेगा, टेंशन नहीं लो, मोशन मोशन हो जाएगा। लेकिन अभी हमने जितनी बात करी उससे पहले वाली सिंपल क्लोज, तो मैंने आपको ये सिर्फ बताना चाहा कि मोशन का मतलब कुछ भी करना। अब उसमें मोशन बहुत टाइप के हैं, तो सबकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। एक बात को खत्म करने के लिए क्लोजर मोशन होता है, और बात को स्टार्ट करने के लिए आपका सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूटिव मोशन, और क्या नाम है, सुपरसेडिंग मोशन, ये सब होता है। और खत्म करने के लिए क्लोजर मोशन होता है। क्लोजर के 4 टाइप हो गए, सिंपल क्लोजर, कंपार्टमेंट क्लोजर, कंगारू क्लोजर एंड ब्लू टाइम। ठीक है, क्लियर? क्लियर है भाई? तो टर्म्स ऐसे हैं, अरे याद याद हो जाएगा, मुझे तो दिखता है ऐसे, मैं आंख बंद भी ना करूं तो भी मुझे दिखता है हर वक्त कहाँ पे क्या लिखा है, कैसे है, क्या है। ठीक है, अरे रीड कर लो, क्या दिक्कत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रीड कर लो, कोई ना समझ में आए तो मुझसे बात कर लो, ये आपको भी याद हो जाएगा, 1-2 बार 4 बार अभी डिस्कशन होता रहेगा, बार बार बोलता रहूंगा, याद हो जाएगा सब, टेंशन ना लो। अभी रीड करो, 1-2 बार रीड कर लो। ठीक है, कोई चीज दिक्कत हो मुझसे डिस्कस कर लो। ठीक है, और ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बीच 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 में बात होती रहेगी। ठीक है, एक बार में तो याद होता भी नहीं है। ठीक है, एक बार में का मसला नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद होगा। लोग 17-17, 18-18 बात पढ़ते हैं, अब मैं 20-25 बैचेस पढ़ा चुका हूँ 17-18 सालों में, तो जाहिर सी बात है, अब मैं जिस लेवल पे मुझे याद है उस लेवल पे आपको याद अभी नहीं होगा, लेकिन 17-18 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन 17-18 बार नहीं, आप 2-3 बार भी पढ़ोगे तो जहन अच्छा है तो याद हो जाएगा। पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आप एक बार पढ़ने से, एक बार सिर्फ लेक्चर आपने सुना, आपको बात समझ में आ गई, आप रीड तो करना ही पड़ेगा ना, कि नहीं रीड करोगे? रीडिंग तो लगानी पड़ेगी।